नमस्कार। मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर शालिनी अग्रवाल जी, जो कवयित्री हैं। शिक्षा के क्षेत्र में एक लंबा समय गुजारा है और सामाजिक सेवा में भी हैं। तो हम आज बात करेंगे महिलाओं के सशक्तिकरण पर, शिक्षा पर। क्योंकि वो कवयित्री हैं तो कविताएं पे भी बात करेंगे और उनका एनजीओ भी है, किस तरीके से वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे काम कर रहा है, इस पे हम बात करेंगे। सोशल मीडिया के जरिए भी उनकी एक इम्पैक्ट समाज पर रहता है, तो वहाँ भी जानेंगे कि सोशल मीडिया किस तरीके से आज महिलाओं का जो जीवन है उसको प्रभावित कर रहा है। दोनों पहलू होते हैं, खास तौर से नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। तो ये आपके ऊपर होता है कि आप सोशल मीडिया को कैसे ले रहे हो, ये बताएंगे आज शालिनी जी। शालिनी जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपने शिक्षा के क्षेत्र में एक लंबा समय गुजारा है, क्या महसूस करती हैं महिलाओं की शिक्षा को लेकर? ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है जो मेरा पूरा करियर ग्राफ रहा है, तो उसमें मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया है, अंबेडकर यूनिवर्सिटी में 2-2.5 साल रही हूँ मैं। उसके बाद मैंने गांव का एक कॉलेज है मोहनलालगंज में, वहाँ पढ़ाया है। तो वहाँ जो सबसे पहली हमारे लिए समस्या थी वो यही थी कि जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनका एडमिशन कम था और लड़कों का भी कम था, क्योंकि गांव में जनरली कम होते हैं एडमिशन। लेकिन 1-2 साल बाद हमने ये देखा कि हमारी 70% जो पॉपुलेशन है जो कॉलेज की है वो गर्ल्स हो गई। क्योंकि जब हमारा रिजल्ट आया, जब उन्होंने देखा यहाँ क्लासेस हो रही हैं, मेन कंसर्न होता है सेफ्टी का। तो आज भी अगर एक महिला कहीं अकेले जा रही होती तो सबसे पहला उसका कंसर्न होगा, पीछे मुड़ के देखेगी, कोई देख तो नहीं रहा, कोई पीछा तो नहीं कर रहा। तो मेन कंसर्न मुझे लगता है औरतों के साथ सेफ्टी का होता है। तो अगर आप उनको एक सेफ एटमॉस्फेयर दे देंगे तो वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। और शिक्षा के क्षेत्र में आज के सिनेरियो में मैं आपको बता रही हूँ, मोर देन 60% जो योगदान है वो महिलाओं का ही है। हर फील्ड में, चाहे वो आप हमारी कुरैशी मैडम को देख लीजिए, चाहे अवनी जो पायलट है उनको देख लीजिए, हर फील्ड में मुझे लगता है कि जो रिजल्ट है उनको देख लीजिए, हर फील्ड में महिलाएं अपने आप को साबित कर रही हैं। तो बस एक हमारा 10 में 6 तो आ ही रही है। 10 में 6 तो मिनिमम है। मिनिमम मैं आपको बता रही हूँ, ये इससे ज्यादा तो ऑब्वियसली रिकॉर्ड्स बोलते हैं, 10 में 6 तो मिनिमम आ रही है। और बस एक जो सेफ्टी का कंसर्न है वो कहीं ना कहीं माँ बाप को रोक देता है, क्योंकि अब बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि मेरी बेटी आगे पढ़कर क्या करेगी, उसको तो चूल्हा चौका समेटना है। ऐसे भी लोग हैं, बट ऐसे भी लोग हैं जो जहां सोचते हैं कि नहीं, ये बेटी पढ़ जाएगी, कितनों को और शिक्षित करेगी, समाज में इसका क्या योगदान होगा। तो दोनों का जो है पलड़ा वो एक साथ है, बस सेफ्टी कंसर्न है हमारा। अच्छा, मुझे सेफ्टी की वजह से बिल्कुल लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि वो पहले जैसा खतरा नहीं रह गया। जी। अच्छा, आपने साहित्य के क्षेत्र में भी काम किया है, कैसे उससे जुड़ाव हुआ? साहित्य से तो मुझे ऐसा लगता है कि जो संवेग होते हैं, जो इमोशंस होते हैं, वो हर इंसान में होते हैं। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने इमोशन से कनेक्ट कर पाते हैं। तो जब मैं किताबें पढ़ती थी, चाहे वो महादेवी वर्मा की किताब हो, चाहे प्रेमचंद जी की किताब हो, तो पहले मैं उसे सिर्फ किताब समझ के पढ़ती थी। अच्छा। बाद में जब मैंने बीएड और एमएड किया तो मैंने पढ़ी फिलॉसफी, मैंने साइकोलॉजी पढ़ी, फिलॉसफी में मैंने वेद पढ़े, उपनिषद पढ़ा, अपनी जो सांख्य फिलॉसफी है वो पढ़ी, योग फिलॉसफी पढ़ी। तो मुझे लगा कि सब कुछ तो इसी से आया है। तो मेरा किताबों के प्रति मेरी रुचि बढ़ी जब मैंने स्वामी विवेकानंद जी को पहली बार पढ़ा। तो स्वामी विवेकानंद जी को जब मैंने पढ़ा, टैगोर जी को पढ़ा, तो उसके बाद मैंने सरस्वती जी को पढ़ा। बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जिनको मैंने कभी नहीं पढ़ा था। वहां से मुझे ये रुचि हुई कि जो हमारी साहित्य है, और वो भी जो हमारा इंडियन भारतीय साहित्य और भारतीय इतिहास है, वो इतना एनरिच्ड है कि अगर हम उसके बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे, और हमारा शब्दकोश इतना ज्यादा है, तो वहां से मुझे लगा कि शायद मैं अपने इमोशंस को फील कर रही हूँ इन किताबों के जरिए। जो बोल रहे हैं मैं समझ पा रही हूँ कि कौन से सेंस में इन्होंने ये बात लिखी होगी। अच्छा। क्योंकि अपने साथ जुड़ना एक अलग बात है, पर अपने इमोशंस को दिमाग से शब्द बनाकर लिखना अलग बात है। अलग होता। तो मैंने फिर वहां से शुरू किया। फिर कोविड में 1-2 वीडियोस डाली। अच्छा। उसको काफी प्यार मिला सबका, ऑडियंस का। जी, सोशल मीडिया पे डाली थी, काफी प्यार मिला। फिर मैंने कहा जब मैं लिख ही रही हूँ तो क्यों ना समाज के हित के लिए लिखूं। क्या क्या लिखा?
तो मैंने सबसे पहले तो नारी सशक्तिकरण पे लिखा, क्योंकि बचपन से मैं ये देख रही हूँ, मेरी मदर भी वर्किंग है, मेरे फादर का फुल सपोर्ट रहा है घर पे और बाहर। लेकिन एक जो वो एक जब महिला बाहर जाती है ना, तो उसकी स्ट्रगल दोगुनी हो जाती है। एक वो उसको बाहर वालों से लड़ना पड़े वो मंजूर है, पर जब घर आके घर वालों से लड़ना पड़े कि टाइम से नहीं आई, बच्चे नहीं संभाल रही हो, वो स्ट्रगल जो होती है, और जहाँ वो अपने ख्वाबों को, अपने सपनों को पीछे छोड़कर सिर्फ और जिम्मेदारियों में लग जाती है। अच्छा। तो मैंने उस पे लिखा। कोई किताबें पब्लिश हुई अभी? किताब मेरी एक पब्लिश हो चुकी है, जो कि मेरे एजुकेशन फील्ड से है। अच्छा। और मेरी 2 किताबें भी पब्लिश होने वाली हैं हाल फिलहाल में। आपने पूछ लिया तो आज पहली बार बता रही हूँ, किसी को अच्छा। पता नहीं है। मेरी 2 किताबें जो हैं कविताओं पे। हाँ, एक कविताएं हैं और एक प्यारी सखी करके एक है, जिसमें मोटिवेशनल कोट्स मिलेंगे। अच्छा। सारी सखियों के लिए। अच्छा। तो अभी जो आप चुनौतियां देख रही हैं, इसके बावजूद कि सुरक्षा बढ़ी है, थोड़ा सा घर वालों का विश्वास भरोसा भी बढ़ा है, फिर भी अभी वो आज़ादी नहीं मिली है। बिल्कुल। कहाँ पे रुकावट देख रही हैं? मेरी समझ से आज़ादी की परिभाषा ही हमें बदल देनी चाहिए। आज़ादी की परिभाषा जब सिर्फ ये हो गई है कि एक औरत दहलीज लांग के दूसरी दहलीज में पैसे कमा के घर ला रही है, उसको वो अपनी आज़ादी समझ रही है। तो ये जो कहते हैं, इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा। आज़ादी की परिभाषा पैसा कमाना नहीं है। हमने पैसे को इतनी प्राथमिकता दे दी है कि हमने टाइम, जो कहते हैं टाइम इज मनी, मोर देन मनी, हमने अपना समय गंवा दिया है। आप देखिए, आज ज्यादातर आप किसी भी महिला से बात करिए, देखिए मैं अपनी बात करूंगी, ज्यादातर महिलाएं पहले ज्यादा खुश थी। अब वो बाहर निकल रही हैं, पैसे भी कमा रही हैं, पर काम करके जा रही हैं और काम करने जा रही हैं। दोनों चीजें हैं। वो एक कहावत है ना कि रोटी बना कर जाती है, रोटी कमा कर लाती हैं। तो वो जो एक प्रोविजन है कि एक महिलाओं के 10 हाथ होते हैं, तो नहीं, हमारे भी 2 हाथ हैं। 2 हाथ हैं। आप 2 हाथ में संतुष्ट रहिए। अगर वो 2 हाथ आपको किचन में यूज करके बेहतर, आप बहुत अच्छा खाना बना के खुश है, दिल आपका खुश है, आप वो करिए। अगर आपको मेरी तरह बाहर जाके लोगों के लिए काम करना पसंद है, कविताएं लिखना पसंद है, मन संचालन पसंद है, तो आप वो काम करिए। उससे पैसा कमाना आई नो बहुत जरूरी है, और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन उसको आजादी समझने की भूल मुझे लगता है हम महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। एक्चुअली हुआ क्या कि जब महिलावादी आंदोलन चले, तो वहाँ यही बताया गया कि भाई जब तक आप आत्मनिर्भर नहीं बनोगे, अब आत्मनिर्भर बनने के लिए पैसा कमाना। अब हमारे ढांचे में महिला इस तरीके से फिट हो गई कि वो सब काम करने लगी। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए। मेरा एक दिन डिस्कशन चल रहा था, तो उसमें यही था, जो आपकी दादी रही होंगी, आपके घर में आपकी दादा की इजाजत चलती थी या दादी की? दादी की। तो वो ज्यादा आत्मनिर्भर थी कि आपके दादाजी? वो ज्यादा आत्मनिर्भर थी। एग्जैक्टली। जो चाबी रहती थी तिजोरी की, किसके पास रहती थी? उन्हीं के पास। जो घर में पैसा आता था, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता था? फैसले उनके। तो ये आत्मनिर्भरता, जो ये कॉन्सेप्ट चेंज हुआ, ये कब हुआ है? आप समझ रहे हैं? ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में डाला गया क्योंकि मैंने सीबीएसई आईसीएसई दोनों बोर्ड से पढ़ा है। हमें सावित्रीबाई फुले के बारे में नहीं पढ़ाया गया। हमें सिर्फ खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी के बारे में सिर्फ 2 लाइन पढ़ाई गई। हमें एनी बेसेंट का सिर्फ नाम बताया गया। ये जो मक्कारी की है, ये एजुकेशन सिस्टम ने करी है, जिसमें ये बता दिया कि महिलाएं तो बस ये 2-4 ही थी जो आगे आई थी, इसके सिवा कोई महिला नहीं थी। और आत्मनिर्भर बनने के लिए आपको पैसा कमाना है। हाँ, जरूरी है, आपके पास पैसे का पूरा राइट होना चाहिए, लेकिन उसी लिए पहले स्त्री धन था। हाँ, है ना, स्त्री धन की बात करते हैं ना कि वो आपका धन है। तो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता अंदर से आती है। अगर आप अपने आंतरिक रूप से सशक्त हैं, संपूर्ण अपने आप को फील कर रहे हैं, तो आप आत्मनिर्भर हैं। नहीं तो आज देख लीजिए, बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूंगी, बहुत सारे केसेस हैं, आईएएस पीसीएस बनी हुई महिलाएं घर में शोषण झेल रही हैं, और वो खुश नहीं है। तो ये आत्मनिर्भरता की जो परिभाषा हमने सिर्फ और सिर्फ माया और पैसों से बांध दी है, वो गलत है। अच्छा, मंच संचालन से आप जुड़ी हैं, कैसे मन संचालन किया? कुछ यादगार कुछ पल बताइए। मुझे लगता है मैं स्कूल टाइम से मैं बहुत मेरे को बोलने का बहुत शौक है, और मुझे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, दोनों एलिक्यूशन, रेसिटेशन, डिबेट्स में मैं हमेशा पार्टिसिपेट करती थी। स्कूल का, कॉलेज का कोई इवेंट होता था तो मैं ही उसका एंकरिंग करती थी। तो मैंने बहुत सारे रेडियो शोज भी किए हैं।
तो फिर ये ना ख्वाब पीछे रह गए, मेरी शादी हो गई, हम आगे बढ़ते रहे, तो एक मन संचालन का जो बैरियर है वो बीच में आ गया, नहीं हो पाया। फिर लेकिन वापस से जब मैंने अभी जॉब, थोड़ा ब्रेक लिया मैंने जॉब से, तो अभी जैसे नगर निगम के मैं इवेंट्स करती हूँ, मैं प्राइवेट इवेंट्स करती हूँ, स्पोकन वर्ड फेस्ट होता है, मैं उनकी एंकरिंग करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है जो स्टेज है, जब मैं स्टेज पे जाती हूँ ना, तो मैं सिर्फ मैं रहती हूँ। मैं किसी भी परिभाषा में अपने आप को नहीं ढालती कि मैं उसकी बीवी हूँ, मैं उसकी बहू हूँ, मैं इनके अंडर काम कर रही हूँ। मैं मंच पे सिर्फ और सिर्फ उस मंच से जो मैं कहना चाहती हूँ, जिसके लिए वो मंच बना है, मैं उसकी आवाज़ बन के रहती हूँ। तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो मंच संचालन में जो अपनी कविताएं हैं उनका भी प्रयोग करती है? डिपेंड करता है वो इवेंट कैसा इवेंट है। अगर गवर्नमेंट इवेंट है तो उनके तो स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, तो वहां पर मैं अपनी कविताएं नहीं, पर जो मेरा ये हुनर है लोगों को बांध के रखना, उसका मैं प्रयोग करती हूँ। जब भी मैं किसी और इवेंट में मंच संचालिका के रूप में जाती हूँ, जो प्राइवेट इवेंट होते हैं, जो प्राइवेट गैदरिंग होती है, वहां मैं बीच बीच में कविताएं जरूर प्रयोग करती हूँ। सोशल मीडिया पर आप अपने रील्स और पोस्ट के जरिए महिलाओं के सशक्तिकरण का एक माध्यम बनी है। जी जी जी। किन विषयों पे आप ज़्यादा बात करती हैं? पहला मुझे लगता है मेरा जो सबसे प्रिय विषय है कि महिलाओं को अपने सपनों से समझौता नहीं करना चाहिए। तो वो सपना जो है, जो ख्वाब है, मैं उन पर काफ़ी लिखती हूँ। दूसरा जो मुझे लगता है कि आपका खुद से रिश्ता है, उस पर मैं बात करती हूँ। तीसरा सबसे बड़ा जो मुझे मुद्दा लगता है कि लोग क्या कहेंगे। जब हम सिर्फ महिलाएं क्यों सोचें कि लोग क्या कहेंगे, तो जब मैं उस पर लिखती हूँ कि लोग कुछ भी कह रहे हैं, आप अपने आप को, जैसे होता है ना कि लोग आपको खामियां गिनवा रहे हैं, आप उन खामियों में से अपनी खूबी खुद ढूंढिए। तो मैं इस पर लिखती हूँ। और बाकी स्ट्रगल पे लिखती हूँ कि आप एक हंसता हुआ चेहरा देखते हैं, उसके पीछे की स्ट्रगल आपको नहीं पता होती है, तो आप किसी को जज मत करें। और जो स्ट्रगल होती है वो भी खूबसूरत होती है, वो भी जर्नी होती है। आज वो ना होती, आज तो हम यहाँ ना होते। कुछ लाइन आप सुनाएंगी? तो मैंने लिखा था कि दिल कितना टूटा मत पूछो, कब कब टूटा मत पूछो, देखो मेरी उड़ान को, पंख कितने खुरचे मत पूछो। वाह। सुनो मेरी कामयाबी के किस्से, नाकामयाबी के किस्से मत पूछो। कितनों को नाराज किया, खुद से हुई खफा कितनी दफा, मत पूछो। देखो मेरी जिंदा दिली को, देखो मेरी जिंदा दिली को, जिंदा हूं कैसे मत पूछो। अब आपका एक क्षेत्र आता है समाज सेवा का। जी जी। कैसे वहाँ जुड़ी हैं? तो समाज सेवा का तो मुझे लगता है मेरे खून में चीज़ है। मैं संघ परिवार की लड़की हूँ। मेरे परदादा, मेरे दादा, मेरे पापा, मेरा भाई, ये सब संघ से जुड़े हैं। तो मेरी मदर को मैंने देखा है समाज के लिए कार्य करते हुए। बहुत छोटी सी थी तब से जो बच्चे थे वो अगर कहीं खो जाते थे तो पूरे मोहल्ले में सिर्फ मेरे यहाँ लोग आते थे कि हमारा ये बच्चा खो गया है। तो किस तरह से बिल्कुल अपने आप को समर्पित कर देना है समाज के लिए, मैंने वहाँ अपनी माँ से सीखा, अपने दादाजी से सीखा। तो एक कहते हैं कि भगवान ने हमें दो हाथ दिए हैं, तो मेरा मानना है अगर आप एक हाथ से ले रहे हो तो आपका एक हाथ देने के लिए दिया है। तो और बोलते भी हैं कि देना ऐसा कि दूसरे हाथ को भी पता ना चले। तो बस समाज सेवा की मुझे यही भावना लगती है कि मैं कितनों के मदद आ पाऊँ। अगर एक भी महिला मेरी बात से अपने आप को सशक्त महसूस करती है, मुझे लगता है मेरा जीवन सफल है। अगर जैसे हम टीचर एजुकेशन प्रोग्राम करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हम ट्रेनिंग देते हैं, तो अगर एक भी टीचर क्लास में जाके अच्छा पढ़ाएगी तो वो जो 50 बच्चे हैं उसके वो अच्छा करेंगे। तो वो मेरे से एक बोलते हैं कि वो एक हमने अपनी तरफ से समाज को समर्पित कर दिया। तो मेरे को समाज सेवा में जो मेरे दो मेन डायमेंशन है, एक है विमेन एम्पावरमेंट और एक है एजुकेशन। शिक्षा के क्षेत्र में और महिलाओं के क्षेत्र में जहां तक हो पाएगा मैं वो योगदान करूंगी। और आने वाले टाइम पे और भी बहुत कुछ प्लान चल रहा है हमारा। तो मुझे उम्मीद है कि जब नेक्स्ट टाइम आप पॉडकास्ट करेंगे तो कुछ चीजें हैं जो मैं रिवील नहीं कर सकती। बुक्स छप जाएंगी, बुक्स भी छप जाएंगी और 2 प्रोजेक्ट्स हमारे बहुत अच्छे आने वाले हैं, तो उस पर भी फिर हम बाद में बात। राजनीति में भी जाने वाली क्या? राजनीति में मैं आपको सच बताऊं, मैं जब मास्टर्स कर रही थी मुझे सब नेता बोलते थे, क्योंकि वो भी शायद मुझे मेरी मम्मी से ही मिला है। अच्छा। तो मैं हमेशा गलत के खिलाफ सबसे पहली होती थी आवाज उठाने वाली, बिना ये देखे कि मेरे पीछे कौन खड़ा है।
बट अब मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल सही बात है, आपको परिवर्तन करना है तो आपको राजनीति में जाना पड़ेगा। लेकिन अब चीज़ें चेंज हो गई, अब हमारे पास सोशल मीडिया है। अब अगर आपको परिवर्तन करना है, आप सही दिशा में अपना प्रयास और कदम रखें। ज़रूरी नहीं है वो दिशा राजनीति तक लेके जाए, मुझे राजनीति से कोई परहेज नहीं है, पर इतनी ज़्यादा मैं इच्छुक भी नहीं हूँ। कुछ और कहना चाहती हैं महिलाओं के लिए आप? मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि प्यारी सखी, मैं आप सबको सखियों से संबोधित करना चाहती हूँ कि प्यारी सखी, तुम याद रखना तुम कौन हो, तुम याद रखना तुम क्या बनना चाहती हो, और तुम याद रखना कि तुम्हारे इस सफ़र में कौन कौन तुम्हारे साथ है। तो बस मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप जो भी करें अपनी ज़िंदगी में खुश होकर करें, दिल से करें। प्रेशराइज्ड हम सब फील करते हैं, बट उस प्रेशर में भी जो आप कर रहे हो उसको दिल से करो, और बिना ये सोचे, कहते हैं वो बोलते हैं ना कि लोग गिन गिन के आप में खामियां निकालेंगे, आप गिन गिन के उन खामियों को अपनी खूबियों में बदलते जाइए। बिल्कुल बदलते जाइए और अपना रास्ता तय करते जाइए। क्योंकि अगर आपको घर से बाहर निकल के काम करना है तो आपको आकाश में उड़ान लगानी पड़ेगी। अगर कोई स्टॉर्म आएगा, तूफान आएगा, तो रुकना पड़ेगा, थमना पड़ेगा और फिर छलांग लगानी पड़ेगी। तो ठहरना सीखें और साथ ही साथ उड़ना भी सीखें। दोनों चीज़ें आपको आनी चाहिए कि कब रुकना है, कब चलना है, कब उड़ना है, बस। तो बहुत धन्यवाद शालिनी जी आपका, और दोस्तों आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप इतने लंबे समय तक हम लोगों के साथ जुड़े रहे।